नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने स्टैटिक जीके के आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित। इसमें सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो ये पीवाईक्यू प्रश्नों को आप जरूर से जरूर अटेंड करिए। आज आपकी जो क्लास संख्या है ये आपकी 55 संख्या। इसमें जैसे कि आगे की जो क्लासेस हैं ये डेली 15 एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। तो इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये जरूर बताइएगा। कंटेंट कैसा लगा कमेंट करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर। चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। तो स्टैटिक जीके में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी। सामान्य सा पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन है। जो विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद संख्या 74, अनुच्छेद संख्या 79 या अनुच्छेद संख्या 80 या अनुच्छेद संख्या 81। तो यहाँ पे बेटा जो संसद के बारे में बात किया तो सामान्यतः संसद का जो उल्लेख मिलता है ये अनुच्छेद संख्या आपकी 79 में मिलता है। इसमें जो है ये बात कही गई है कि भारत के लिए एक संसद होगी और संसद की जो संरचना है इसमें सबसे पहले किसे शामिल किया गया है, राष्ट्रपति को शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रपति आवश्यक रूप से रहेगा, राष्ट्रपति के साथ में आपकी राज्यसभा रहेगी, राज्यसभा हो जाती है और राज्यसभा के साथ में आपकी लोकसभा होती है। ये आपकी जो है संसद का एक स्ट्रक्चर है और संसद इसी रूप से गठित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 79 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दरोगा जी किस फसल की विकसित प्रजाति है। सेब की है, संतरा की है, बेल की है या फिर अनार की है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्या है, ये एक तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड या कहें जो आपकी उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनकी बात है। तो यहाँ पे दरोगा जी किस फसल के लिए बात जो है पूछा गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेल। क्योंकि दरोगा जी जो है ये कहीं ना कहीं बेल के जो है उसे एक प्रमुख विकसित प्रजाति है। यह किस्म मुख्य रूप से अपने से जो मध्यम बेल होते थे उनसे बड़े आकार एवं उच्च जो पैदावार होती है उसके लिए ये जाने गए थे। और ये उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसे विकास कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो आपका फैजाबाद है जिसे अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। फैजाबाद अयोध्या में जो आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। कनिष्क ने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, अशोक ने करवाया या फिर हर्ष ने करवाया। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा जो सांची का स्तूप है इसका जो निर्माण है ये अशोक के द्वारा कराया गया था। ये विश्व प्रसिद्ध है और इसका जो शिलान्यास हुआ था ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये एमपी के रायसेन की जो पहाड़ियां हैं, रायसेन जिले में स्थित जो पहाड़ियां हैं वहां पे इसको निर्मित करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसे एक पवित्र स्तूप का निर्माण के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पे शुंग एवं सातवाहन जो काल है उसने इसमें जो विस्तार दिया और साथ में इसका जीर्णोद्धार कराया था। मतलब इसे पुनः कहीं टूट फूट या कुछ चीजें हो जाती है तो मरम्मत करवाई थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। बनवाया किसने था, अशोक ने बनवाया था। इसका जो है मरम्मत किसने करवाई थी, तो मरम्मत आपके शुंग एवं सातवाहन वंश के द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। 14 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को या फिर 20 जुलाई। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 19 जुलाई के दिन जो भारत की 14 प्रमुख बैंकें हैं इनको पहली बार मर्ज कर दिया जाता है और एक में बना दिया जाता है। इन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है। ये कब किया जाता है, 19 जुलाई 1969 1969 को किया जाता है। उस समय की जो तत्कालीन पीएम रहती हैं कौन, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी। इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो इसीलिए इसी दिवस को याद करने के लिए हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में इसे 19 जुलाई को मनाते हैं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, बेरिंग चरडमरू मध्य
किन दो देशों के मध्य में स्थित है? रूस एवं चीन के मध्य, अमेरिका और रूस के मध्य, कनाडा और अमेरिका के मध्य, या फिर जापान और रूस के मध्य? तो सामान्य सा प्रश्न है। बेरिंग जलडंबू मध्य जो आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर में स्थित है, यहाँ पे आपकी बेरिंग जलडंबू मध्य का हो जाता है। तो ये किसके किसके बीच में है? यहाँ पे आपका रूस का क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पे आपका यूएसए या फिर अमेरिका का क्षेत्र हो जाता है। तो ये आपकी बेरिंग जलडंबू मध्य हो जाता है। तो इसीलिए यह एक 17 समुद्री जलमार्ग है और ये एशिया और इसके साथ में अलास्का जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उसको अलग करता है। तो इसलिए इसे याद रखिए। अगर जो दो महासागर को जोड़ने की बात करता है तो इसे बेरिंग सागर, इसके साथ में जो आपका आर्कटिक महासागर का चुकचिक सागर है उसे जोड़ता है। क्लियर? इस चीज को याद। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका और रूस को जोड़ता है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? फुटबॉल के थे, हॉकी के थे, क्रिकेट के थे, या फिर टेनिस के थे? तो जो डोनाल्ड ब्रैडमैन हैं, ये बेटा आपके क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं। तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना। अब बात करते हैं ये कहाँ के हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के एक महान बल्लेबाज खिलाड़ी। इन्होंने जो टेस्ट के बल्लेबाजी का औसत रहा है ये 99.94 रहा ये टेस्ट का। ठीक, इसलिए आपने जो है इस चीज को याद रखना। वैसे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनको तो वैसे भी ये सारी चीजें पता रहती। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या फिर चतुर्थ है? ये टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से बात कर रहा है तो ये विश्व में का तृतीय स्थान। ये कब की रिपोर्ट है? ये आपकी जो 2025 की रिपोर्ट है उसके अनुसार इस चीज को लिखा गया है। यहाँ पे जो मोबाइल एवं फिक्स्ड लाइन थी उनको मिलाकर ये चीजें आपकी कैलकुलेट की गई हैं। ये सबसे बड़ा संचार विभाग है। इसमें कितने ग्राहक हैं? तो इसमें 1.2 बिलियन जो है कस्टमर या ग्राहकों के साथ। वहीं अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पे आपका चीन। चीन कहाँ पे आ गया? चीन आपका पहले, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क सबसे चलता। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, या फिर अपभ्रंश भाषा में? तो यहाँ पे पहले उपदेश की बात कर रहा है। तो महावीर स्वामी जी के द्वारा पहला उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। और ये मुख्यतः क्या है? ये एक तरह से अर्धमगधी भाषा है। इसको आप अर्धमगधी भाषा भी कह सकते हैं। अर्धमगधी ये जन सामान्य की भाषा। अगर कोई अदर भाषा होती है तो वो आम लोग नहीं जानते ये, लेकिन प्राकृत जो भाषा होती है अर्धमगधी, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। और वहीं पे अगर बात करें तो उस समय संस्कृत की तुलना में सबसे ज्यादा जो लोग जानते थे वो प्राकृत भाषा को ही जानते थे। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद। चलते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 18 जुलाई को, 26 जुलाई को, या फिर 2 अक्टूबर को? तो कारगिल विजय दिवस जो बेटा होता है ये आपका हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में आपका कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी जो सेना थी, जो घुसपैठिए थे, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बल पर हमला किया था या क्षेत्र में प्रवेश किया था, उनको कहीं पे सरेंडर कराया गया था। वो जो 527 से अधिक भारतीय सैनिक हैं उनके बलिदान को भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देता है, उनको याद किया जाता है। और ये कहीं बात करें तो विश्व के सबसे ऊंचे जो युद्ध क्षेत्र की बात करता है वहां पर युद्ध हुआ था कारगिल विजय दिवस, इसीलिए। क्लियर हो गया? चलते हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? श्वसन में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, दहन में होता है, या फिर अपघटन में होता है? पूछ किसका किसमें रहा है? पूछ रहा है प्रकाश का किसमें, केमिकल जो है एनर्जी। तो सामान्यतः ये एक ही दुनिया में ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला।
और ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया उसके माध्यम से ये किया जाता है। इसमें सामान्यतः जो पौधे होते हैं, जो उत्पादक पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं, इसके बाद उसे जो है एक भोजन के रूप में रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें मुख्यतः किसमें बदला जाता है, इसमें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, इसे ग्लूकोज या शर्करा के रूप में बदल दिया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस में बदला जाता है, तो ग्लूकोज या शर्करा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बदल। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी बात कर रहा है, 25 है, 40 है, 50 है या फिर 60 है। तो सामान्यतः अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसके लिए 50 मेंबरों की सहमति आवश्यक। क्यों? नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो आप बहुमत सिद्ध करना होता है, तो इसके लिए पहले तो आप सिद्ध करिए कि आपके फेवर में कितने लोग हैं, तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ये फिलहाल किसी भी संविधान में उल्लेख नहीं है, ये जो है नियम 198 के तहत इसको नियम 198 के तहत इसे लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है और इसकी सूचना जो है लिखित तौर पे अध्यक्ष को दी जाती है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? 40%, 50%, 65% या फिर 80%? तो यहाँ भी इस चीज को याद रखिएगा, लगभग जो बायोगैस का 65% है ये मीथेन के रूप में होता है। इसमें 65 से लेकर 70% तक मीथेन हो जाता है, CH4 शिफ्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो 35 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाती है। साथ में कुछ नमी की भी मात्रा आपकी पाई जाती है। ये बायोगैस का क्लियर, तो इस चीज को यहाँ पे याद। चलते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थान पर मिले? 5 स्थानों पर मिले हैं, 6 स्थानों पर मिले हैं, 7 स्थानों पर मिले हैं या फिर टोटल 8 स्थानों पर मिले हैं? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 7 स्तंभ लेख हैं अशोक के, लेकिन ये बेटा मिले जो हैं ये आपके 6 स्थानों पर मिले हैं। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रख। अब ये अलग अलग 6 स्थान, जैसे कि पहले स्थान की बात करते हैं तो आपका लौरिया हो जाता है, ये पहला स्थान है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये बिहार के अंतर्गत पाया जाता है। ये कहाँ पे हो गया? लौरिया, ये बिहार में हो गए। वहीं पे दूसरे की बात करते हैं, ये कौन है? ये देखिए, ये लौरिया अराज है, अराज है। और यहीं पे एक लौरिया दूसरा हो जाता है जिसे नंदनगढ़ कहते हैं, नंदनगढ़। ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये भी आपका बिहार में ही पाया गया है। तीसरे की बात करते हैं, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपके रामपुरवा हो जाएगा, रामपुरवा हो जाएगा। ये कहाँ है? ये भी बेटा आपके बिहार में ही पाया जाता है। चौथे की बात करते हैं, ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका कौशाम्बी हो जाता है, कौशाम्बी। ये कहाँ पे है? कौशाम्बी, इसे इलाहाबाद के स्तंभ लेक भी कहते हैं। ये आपके यूपी में पाया जाता है। और वहीं पे आपके पांचवा कौन सा हो जाएगा? इसे टोपरा का शिलालेख कहते हैं, टोपरा का, जिसे अभी जो है वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा वगैरह का क्षेत्र होता है, वहां आ जाता है। वर्तमान समय में ये दिल्ली में स्थित है, इसे दिल्ली में ले गया है। छठे नंबर की बात करते हैं, ये कौन सा होता है? तो ये आपका मेरठ का होता है, मेरठ का। ये भी वर्तमान समय में कहाँ पे है? तो वर्तमान समय में आपके दिल्ली में ही है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको याद रख। बताइए बेटा, यहाँ तक आती है, यहाँ तक का किसी को द्वारा कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक है वो टोपरा और मेरठ का हिस्सा डाले, उसे दिल्ली उठा ले। जो लास्ट वाले हैं जो ये दिल्ली में आप देखते हैं, इसको किस्त कौन लेके गया? तो इसे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे ले गए। तो इस चीज को हम पे याद रखें। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, रक्षा मंत्री होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है? तो यहाँ पे थल सेना का प्रमुख के तौर पे पूछा जा, तो इसमें बेटा आपको याद रखना है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है इसे थल सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में जाना। ये सेना के संचालन, उसका प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हम रक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जितनी भी चीजें को से देख, अगर वर्तमान समय में भारत में थल सेना के प्रमुख की बात करते हैं तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है?
केंद्र इन्हें जो है दिया तीसरे थल सेना के रूप में इन्होंने। चलते हैं अगले हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? क्यूरोसियो है, गल्फ स्ट्रीम है, लैब्राडोर की है या फिर पेरू की है? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना कि जो सबसे तेज बहने वाली जलधारा होती है ये आपकी गल्फ स्ट्रीम होती है। विशेषकर जो फ्लोरिडा वाला भाग होता है, हिस्सा होता है, वो दुनिया में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा होती है। या अटलांटिक महासागर में स्थित एक गर्म जलधारा। कैसी गर्म जलधारा है? तो ये आपकी गर्म जलधारा है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना। इसकी जो औसत गति, क्योंकि सबसे तेज की बात किया गया तो औसत गति 4.6 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखना। तो आज का जो सेशन था, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। अब इतने क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए उसको बताइएगा, साथ में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। किनकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका भित्ति जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है या फिर राइबोसोम? तो उत्तर क्या रहेगा? आपके इंतजार। कल के प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिका का प्रयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, जो जिंक ऑक्साइड होता है इसका प्रयोग मुख्यतः धातु की सतह को चमकाने के लिए एवं सुरक्षा परत को बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग। तो इस चीज पे आपको याद रखना। ठीक है बेटा, कल जो हमारी क्लास रहेगी ये भी आपकी स्टैटिस्टिक्स की रहेगी, बहुत जरूर से जुड़िएगा। साथ में अब अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम पे उपस्थित डाउट तो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को जाने पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।